हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो और निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी जो है सोशल सिक्योरिटी की ये अगली क्लास है। ठीक है, 2-3 क्लासेस की बात है। सोशल सिक्योरिटी जो है क्लासेस हमारी जो है वो ओवर हो जाएंगी एंड हमारी सिर्फ 2 क्लासेस बची हुई है लेबर लॉज के लिए। फिर हमारी लेबर लॉज की पूरी जो क्लासेस है विथ नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यू सब हमारी कवर हो जाएगी। एंड अगले 5 दिनों के अंदर आपकी ये 2 सब्जेक्ट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज। ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा अकाउंटेंसी का है, जो कि मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगले 1 वीक के अंदर आपकी ये तीनों क्लासेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं विथ सोशल सिक्योरिटी। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करने का फ़ायदा अब तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि वीडियोस की जो एक्सेस होती है इनको पहले मिलती है, क्योंकि ये हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम भी जो है इनके बारे में कंसिडर करेंगे। और ये जो है हमारे इंडेक्स हैं सोशल सिक्योरिटी के, जो भी हमारे सिलेबस है। मैंने आपको पहली क्लास में जो है ये सारे इंडेक्स बता दिए थे कि हमारे पूरे सिलेबस जो भी है सोशल सिक्योरिटी के, उसको मैंने बाइफरकेट किया था इस 10 चैप्टर्स में, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5, दैट इज़ वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये दोनों चैप्टर जो है आपके अगले आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंड कुछ भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बिलीव मी, कुछ नहीं आएगा। बस आप इसको याद कर लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो ये है टॉपिक, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जाम में सिर्फ 28 दिन रह गए हैं, एग्जाम में टाइम अब है नहीं बिल्कुल भी। एंड लास्ट 25 डेज़ की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है एग्जाम की, ये भी मैं इस पर वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको समझ में आएगी कि अगले 25 दिन को आप कैसे प्लान कर सकते हो। एंड बिल्कुल भी टेंशन मत लो, PDF आपको ऐसे दिए गए, नोट्स आपको ऐसे प्रोवाइड किए गए कि बस एक दिन के अंदर आप पूरी लेबर लॉज की सारी PDF को रिवाइज कर सकते हो। कोई आपके पास इतने कंसाइज नोट्स हैं, इतने शॉर्ट में सब कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर से इंपॉर्टेंट जो भी है वो हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आप कुछ नहीं तो PDF भी नहीं पढ़ोगे ना, सिर्फ मेरे क्लासेस को अगर सुन लोगे, टोटल मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी की जैसे ये 9th क्लास है, लेबर लॉज की टोटल जो है वो 15 क्लासेस जो है वो आ रही है और 14 तक ऑलरेडी डल चुकी है, 2 और डलने वाले हैं। ठीक है, तो 16 क्लासेस में आपकी पूरी की पूरी लेबर लॉ खत्म हो रही है। और ये आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है ये 13 क्लासेस मुश्किल से मुझे लग रही है, 13 क्लासेस में ये जो है पूरी खत्म हो जाएगी। बस आप मेरी क्लासेस सुन लो ना 1.25 में, तो आपके पूरे एक दिन में रिवाइज हो जाएगी सब कुछ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड फिनेंशियल प्रोटेक्शन देना। फिनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि कंपनसेशन। मैं एक बार पेन ले लेती हूँ। देखो, फिनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन और देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ इंजरी, डिजेबिलिटी और डेथ, जो कि किसके कारण होगी ये सब तीनों, तो एक्सीडेंट्स जो कि अराइजिंग आउट ऑफ, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट, मान लो कि वर्कर जो है ऐसे फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे काम करने से उसके जान को खतरा हो सकता है, उस दौरान अगर उससे कुछ हो जाता है, उसे कोई इंजरी हो जाती है, कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है फिनेंशियली, बोलते हैं ना जब भी रेलवे एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसमें कैसे कॉम्पनसेशन को घोषित किया जाता है कि इतने कॉम्पनसेशन मिलेंगे, तो वही ये एक्ट कवर करता है कि फिनेंशियल प्रोटेक्शन देना, कंपनसेशन देना। किसको, तो जो वहाँ वर्कर काम करते हैं उसको। क्यों देंगे भाई, अगर कभी भी हो जाएगा, मान लो एम्प्लॉयमेंट के बाहर अगर कुछ हो जाता है तो मिलेगा नहीं। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम करने का जो हमारा पीरियड है, जो हमारी 8 घंटे की जो स्लॉट होती है वर्किंग आवर, दैट इज़ जो भी आपकी स्लॉट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली स्लॉट है, उसके दौरान अगर आपको कुछ भी होती है तो आपको फिनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाएगी। यही हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है एक्ट का। ठीक है, इस एक्ट को कब लाया गया था, 1923। आपको जो है इसमें ईयर याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो 1923 मतलब ऐसे ईयर भी पूछ लेते हैं कि किस साल लॉन्च की गई थी इसको, स्कीम को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है 1923 है ये। एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या ये सब पे अप्लाई होती है, पूरे इंडिया में अप्लाई होती है? जी हाँ, पूरे इंडिया, होल ऑफ इंडिया है। दूसरा, ये कवर करता है एम्प्लॉय जो कि काम करते हैं फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, हर जगह जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, हर जगह ही ये एप्लीकेबल है। देखो, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इसको ध्यान दिया जाए।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ये। एंड वर्कर्स जो कि कवर्ड है अंडर द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर जो कवर्ड हैं उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके ऑप्शन बन के आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ऑप्शन में रहेंगे तो वो आपको टिक नहीं मारना है। एंड एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस 1948 के तहत जो कवर्ड है उसको ये वाला जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा उसको। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसकी क्या लाइबिलिटी है कंपनसेशन देने के टुवर्ड्स। एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल है टू पे कंपनसेशन इफ़ द इंजरी और डेथ अराइज आउट ऑफ, मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर उसकी डेथ या इंजरी या डिसेबलमेंट जो भी होता है तो ही जो है एम्प्लॉयर उसको कंपनसेशन देने के लिए लाइबल है, ठीक है। ये बता दिया, परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो, कैसा भी डिसेबलमेंट हो, सबके केस में जो है एम्प्लॉयर तभी उसको कंपनसेशन देने के। कब कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा ये एक बार देख लेते हैं। नो कंपनसेशन कब, द इंजरी डजंट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान एंड ड्यू टू, मतलब जो वो काम करता है उसके कारण नहीं हो और उस अवधि में ना हो तो नहीं मिलेगा। इट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉय का इंटॉक्सिकेशन, विलफुल डिसोबीडियंस और नेग्लिजेंस, यानी कि एम्प्लॉय की जानबूझ के गलती के कारण वो हुई है तो फिर वो नहीं मिलेगा। और इंटॉक्सिकेशन यानी कि अगर अल्कोहल अगर कंजम्पशन है या ड्रग्स कंजम्पशन है, इस वजह से अगर कोई गलती हुई कि मान लो कि वो शराब पी करके अगर काम कर रहा था जिसकी वजह से उसको दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उससे लापरवाही हुई, तो उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने तरह की ये है डिसेबलमेंट, टेम्पररी है, परमानेंट पार्शियल है एंड परमानेंट टोटल है। अब देखो टेम्पररी में क्या है कि वर्कर जो है वो कुछ समय के लिए काम नहीं कर सकता, वो टेम्पररी है। परमानेंट पार्शियल का मतलब होता है कि पार्शियल लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मान लो कि लॉस ऑफ फिंगर वगैरह ये सब हो गए। एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होती है, जैसे कि कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, अब उसको सुनाई देना ही बंद हो गया, इस टाइप से जो चीज़ें हों उसको कहते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ पे केसेस दिए गए हैं अलग अलग, जैसे मान लो कि अगर डेथ हो जाती है तो कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। कॉम्पनसेशन का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही उसको फिनेंशियल कॉम्पनसेशन मिलेगा। यानी कि एम्प्लॉयर जो है ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो तय करेगा कि वो कितना देना है नहीं देना है। इस एक्ट में ऑलरेडी फॉर्मूला के तहत, मतलब इस एक्ट में ऑलरेडी तय किया गया है कि कॉम्पनसेशन कितना देना है। डेथ के केस में कितना कॉम्पनसेशन दी जाएगी, 50% ऑफ द मंथली वेजेस। मान लो अगर उसकी मंथली जो वेज है वो है 12,000 रुपये, तो 50% कितने हुए, 6,000 रुपये हुए, ठीक है। इनटू रेलिवेंट फैक्टर एज पर द एज, ठीक है। रेलिवेंट फैक्टर वहाँ पे मल्टीप्लाई किए जाएंगे, और नहीं तो 1,20,000 जो भी जो है विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर है वो उसको दी जाएगी डेथ के केस में। देखो याद रखना कि ये लेकिन एक्ट बनाया गया है 1923 में, तो कितनी पुरानी एक्ट है। अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो डेथ के केस में 1,20,000 मिल रहा है तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट बहुत पुरानी है। बहुत सारे इसके प्रोविज़न जो है नीड टू बी अपडेटेड, अभी अपडेटेड नहीं है, इसी कारण से इतने कम आपको दिख रहा है। वैसे भी ये सब एक्ट की जगह भी लेबर कोड तो आ ही गई है, ठीक है। स्टिल ऑल द एक्ट्स जो भी है वो रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इट। तो 50% ऑफ मंथली वेजेस ये याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम लिमिट कितने दिन के अंदर टाइम लिमिट है, कौन से साल में, ये सबसे क्वेश्चंस वन लाइनर आते हैं, इसलिए आपको सबको रट्टा मारना है ये सब। परमानेंट अगर टोटल डिसेबलमेंट मान लो अगर हो जाता है तो फिर 60% ऑफ द मंथली वेजेस, यानी कि मंथली वेज अगर मान लो कि आपकी 12,000 है तो 60% जो है उसके मंथली वेज को ले लो आप, ठीक है, इनटू रेलिवेंट फैक्टर, और नहीं तो 1,40,000 जो भी हायर है। अगर परमानेंट अगर डिसेबलमेंट हो गया यानी कि डेथ से ज़्यादा, तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कंपनसेशन है, ठीक है, देख रहे हो आप। परमानेंट अगर मान लो पार्शियल होते हैं तो फिर सेम है, इनटू परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जितनी परसेंटेज, यानी कि मान लो कि टोटल हियरिंग लॉस नहीं है, 40% हियरिंग लॉस है तो 40% यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। टेम्पररी डिसेबलमेंट अगर होती है तो हाफ मंथली पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द मंथली वेजेस ड्यूरिंग द डिसेबलमेंट पीरियड। जब तक आपकी वो डिसेबलमेंट की अवधि रहती है उस दौरान आपको जो है मंथली वेजेस की 25% जितनी भी होती है उसकी हाफ मंथली पेमेंट होगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर का क्या ऑब्लिगेशन क्या है, मस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको कॉम्पनसेशन विथ द, किसके साथ उसको कॉम्पनसेशन कहाँ सबमिट करने हैं, तो कमिश्नर के पास, फॉर द कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन 30 दिनों के अंदर। ये टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में 2023 वाले जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो आपको टाइम लिमिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है।
तो आपको टाइम लिमिट याद रखने हैं, इसको रट्टा मारना है। मस्ट डिपॉजिट कंपनसेशन, आपको जो कंपनसेशन है वो आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, किसके साथ, तो कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन विद इन 30। देखो लेबर लॉ जो है ना, लेबर लॉ एक तो पहले एग्जाम के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन लेबर लॉ से आ रहे हैं, एंड इतनी इसके जो नोट्स हैं वो इतने बल्कि हैं, बेयर एक्ट्स अगर आप पढ़ोगे इसको तो इसको बहुत ब्यूटीफुली हमने समराइज़ किया, बहुत ब्यूटीफुली। 16 लेक्चर्स में आप सोचो, ईच लेक्चर इज़ ऑफ 35 मिनट्स मैक्स। 35 मिनट्स के 16 लेक्चर में पूरी की पूरी लेबर लॉ इतनी कंसाइज तरीके से ख़त्म की गई है। तो मैं आपको बोलूँगी कि मस्ट वॉच अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बहुत मेहनत किया है मैंने PDF को बनाने में, क्लासेस रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो वीडियोस को पूरी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेकर के आओ ताकि हमें खुशी हो, हम एनकरेज फील करें। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं, जैसे कि सेबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, नाबार्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सब एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाएंगे अगर रिव्यूज़ आपके अच्छे होंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आपका इंटरव्यू लूँगी अपने चैनल पे, एंड मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको लेबर लॉ से क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे अगर आप इससे सब कुछ अगर रट्टा मार के जाते हो तो। मस्ट डिपॉजिट कंपनसेशन, आपको कमिश्नर के साथ जो है पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे कंपनसेशन 30 दिनों के अंदर। मस्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको कमिश्नर को अबाउट द एक्सीडेंट ऑब्वियसली, एंड कैन नॉट डिडक्ट द कंपनसेशन अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय की वेजेस। आप उसके तनख्वाह में से उसके जो है वो काट नहीं सकते हो कंपनसेशन अमाउंट को, वो तो उसको देना ही है, उसके अलावा इस कंपनसेशन को देना है। सॉरी, कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन। अब देखो कमिश्नर के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके बारे में एक्ट में क्या प्रोविजंस दी गए हैं। द कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। द कमिश्नर को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल जो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द कमिश्नर एक्ट करता है एज अ क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि एक टाइप ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी है ये, टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर करना कि जो कंपनसेशन मिले वो फेयर मिले। एंड पावर्स उसके क्या है, तो ही हैज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट की उसे पावर दी गई है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। एंड वो क्या क्या कर सकता है, तो वो इंक्वायरी बैठा सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है एविडेंस को, डिटरमाइन कर सकता है वो कि कितने कॉम्पनसेशन उसको देने हैं, इन्फोर्स कर सकता है द पेमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि बस पेमेंट की अमाउंट जो है वो तय हो गई कि 8 लाख रुपये मिलने हैं और 4-5 साल से अटकी हुई है, मिल ही नहीं रही है, तो उसको दिलवाना। एंड समन एंड एग्जामिन करना द विटनेसेस, वो जब चाहे जिसको चाहे वो समन कर सकता है अपने पास, ठीक है। गवाह जो भी हैं उनको एग्जामिन कर सकता है। अब देखो पेनल्टीज़ क्या क्या है, अगर मान लो कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो कंपनसेशन नहीं देता है तो क्या होगा। एम्प्लॉयर अगर कंपनसेशन नहीं देता है तो एम्प्लॉयर में बी फाइंड अप टू 50,000, उसको 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। अब ये आपको ये लगेगा कि भाई पेनल्टी इतनी कम क्यों है। सबसे पहले तो आपको इतना सोचना, दिमाग लगाना नहीं है, आपको बस रट्टा मारना है, एग्जाम में समय बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो एक्ट है हमारा ये कॉम्पनसेशन वाला, ये 1923 में आया है। जो एक्ट है वो बहुत पहले के हैं, इसमें बहुत सारे अपडेशन बचे हैं, बहुत ऑब्सोल्यूट हो चुकी है काफ़ी प्रोविजंस, इसीलिए आपको इतने कम पेनल्टीज दिखते हैं सब में, ठीक है। अगर मान लो कि कॉम्पनसेशन पेमेंट करने में अगर डिले होती है तो फिर एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, यानी कि अगर कॉम्पनसेशन मान लो कि मुझे 2016 में मिलना था लेकिन मुझे अब तक नहीं मिला तो 12% पर ईयर, ठीक है, हर एक साल पे 12% इंटरेस्ट भी मिलेगा मुझे उस अमाउंट पे, प्लस अ पेनल्टी अप टू 50% ऑफ द कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो इम्पोज किया जाएगा बाय द कमिश्नर के द्वारा। अगर जो है वो उसके अलावा पेनल्टी जो है आपकी जो कॉम्पनसेशन अमाउंट मान लो तय की गई है कि 8 लाख आपको मिलने हैं, तो 50% यानी कि 4 लाख तक की उसकी पेनल्टी जो है एडिशनली उसको इम्पोज कर सकता है कमिश्नर, ठीक है। याद रख लेना, पेनल्टी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अभी रिसेंटली देखो तो क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो अमेंडमेंट देखो 2009 में ये आए थे कि द एक्ट को रीनेम किया गया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। पहले इसको बोला जाता था वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन एक्ट बोला जाता था, ठीक है, वर्कमैन बोला जाता था, अभी इसको चेंज करके एम्प्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। क्लैरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जो है उसको भी इस कवरेज के अंदर लाया गया है, ठीक है। पहले सिर्फ वर्कर्स जो काम करते थे फैक्ट्री में सिर्फ उनको रखा गया था, जो क्लैरिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो सब स्टाफ कवर नहीं थे, बाद में इनको भी कवर किया गया। 2017 में अगेन एक अमेंडमेंट इसमें आई है, वो क्या अमेंडमेंट आई है, इसमें कॉम्पनसेशन और जो पेनल्टी की लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया टू मेक बेनिफिट्स मोर सब्सटैंशियल, ठीक है। कॉम्पनसेशन अमाउंट को बढ़ा दिया गया, मान लो पहले तो और भी कम होगा, अभी आपको जो दिख रहा है ये 2017 के अमेंडमेंट के बाद दिख रहा है, यानी इसके पहले तो और भी कम होंगी।
मैंडेटरी आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो भी आपके जो एक्सीडेंट्स है अगर ये सब हो जाते हैं तो आपको कमिश्नर को मैंडेटली बताना ही बताना है 30 दिनों के अंदर। टाइम लिमिट में अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद रखने हैं। एक्सक्लूजन्स, इसमें देखो क्या क्या जो है इसको एक्सक्लूड किए गए हैं। तो CSR जो है वो डज नॉट इंक्लूड, देखो पहले यहाँ पे जो है वो एडिटिंग है, इस जगह पे CSR वाला पेज नहीं है, ये CSR वाला पेज कटेगा, ठीक है। अब हमारा जो है वो अगला जो है वो एक्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है दैट इज़ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में। सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी PYQ में। 2023 में आप जाना APFC वाले पेपर में 2 क्वेश्चन सिर्फ अलोन इस एक्ट से आए हैं। तो जस्ट कंसिडर कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना इसको पूरे। लास्ट में MCQ भी है, आप अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से MCQ आपसे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। देखो यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लाया क्यों गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो है विमेन एक तो पहले बहुत मुश्किल से काम करने के लिए जाते थे, और अगर मान लो अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए, तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता ही आपको, माँ को ही देखना होता है सब कुछ। एटलीस्ट जो चल रहे हैं अभी इंडिया में, तो सब कुछ माँ को देखना हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, उसकी जॉब छूट जाती है, फिर वो काम पे वापस नहीं जा पाती है, और इस चक्कर में वो उसी साइकिल में फंस के रह जाती है, ठीक है। तो इस एक्ट को लाया गया टू प्रोटेक्ट करना द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन। और बहुत बार क्या होता था कि अगर वीमेन प्रेग्नेंट हो जा रही है, चली जा रही है, तो उसकी क्या होता है, जॉब भी उससे छिन जाती थी, वो जॉब भी। क्योंकि मान लो अगर लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई, वीमेन अगर प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको जो है वो काम से निकाल दिया जाता था। तो उसको सुरक्षित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द मैटरनिटी एंड इंश्योर कि दे रिसीव वेजेस एंड बेनिफिट्स। उसको जो है ऐसे नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो उसको मिलते थे पैसे वो कम कर दिए जाए या उसको जॉब से निकाल दिया जाए। इनको सुरक्षित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेबिलिटी, क्या ये सब पे एप्लीकेबल है, सारे ही। अगर मान लो कि अगर 3 लोग भी काम करते हैं फर्म में, तो क्या वहाँ पर भी एप्लीकेबल है? नहीं, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा। अगर लंबे समय तक अगर वो लीव पे हैं, तो वो उनके लिए इतने छोटे फॉर्म के लिए वो हो ही नहीं पाएगा। वो आप समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको, वायबिलिटी ही नहीं हो पाएगी। और इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स उसी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। तो इस एक्ट को जो है एक बीच के तौर पे रखा गया। दैट इज़ कहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगी, तो हर एक इस्टेब्लिशमेंट, या फिर वो फैक्ट्री हो, माइंस हो, प्लांटेशन हो, शॉप हो, या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो अंडर द गवर्नमेंट या नहीं तो प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे कम से कम 10 लोग काम कर रहे हों, कम से कम 10 लोग काम कर रहे हों, वहाँ पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगी। ऑल्सो ये अप्लाई होगी टू द वीमेन जो कि एम्प्लॉयड बोथ डायरेक्टली और थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। अगर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भी किसी वीमेन को हायर किया गया, तब भी वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये? टू वीमेन जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अगेन पिछले वाले में भी हमारा यही एक्सेप्शन था, ठीक है। तो जहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो भी जो है उसको सिमिलर बेनिफिट देता है, तो वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई नहीं होगी। अब देखो एलिजिबिलिटी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसमें क्या है, अ वीमेन जो कि एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट अगर उसने एक्चुअली, जो 2023 में क्वेश्चंस आए हैं वही हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। सेम लाइन से यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअली वर्कड इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर एटलीस्ट 80 दिन उसने काम किया हो लास्ट 12 मंथ में, यानी कि लास्ट 1 साल में उसने कम से कम 80 दिन काम किए हों, तभी उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जो वो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा। मान लो कि ये इसलिए डाला गया है, मान लो कि कोई जो विमेन है वो उसने आज ज्वाइन किया, 1 महीने के अंदर ही वो बोल रही है कि अब वो जो है उसको लीव पे जाना है प्रेगनेंसी के कारण, तो ये काफ़ी अनफेयर हो गया ना जो भी कंपनी है उसके लिए। इसलिए इस चीज़ को लाया गया कि कम से कम आप 1 साल में 80 दिन काम किए होना चाहिए, तब जाके आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, सेम। अब देखो 80 डेज जो है, इस 80 डेज़ में क्या हॉलीडे वगैरह ये सब एक्सक्लूड करना है, पेड लीव वगैरह तो नहीं। 80 डेज़ में हर कुछ इंक्लूड होगा, जो उसके पेड लीव्स हैं, जो उसके हॉलीडे विथ वेजेज है। फॉर एग्जांपल जैसे संडे वनडे होते हैं, ये सब हॉलीडे विथ वेजेज होते हैं। जो भी आपको कंपनी के द्वारा हॉलीडेज दी जाती है वो सारे पेड होते हैं, तो वो सबको इंक्लूड करके 80 डेज जो है वो क्राइटेरिया है। ये अप्लाई होगी सब कुछ, परमानेंट, टेम्प्रेरी, डेली वेज और कॉन्ट्रैक्चुअल वुमेन एम्प्लॉय, हर जगह ही ये वाला क्राइटेरिया है, सब जगह सेम है। एलिजिबिलिटी जो है वो इंश्योर करता है दैट एक्सेस टू पेड मैटरनिटी लीव एंड अदर बेनिफिट, ताकि ये कि उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का फ़ायदा मिले, ठीक है। अब देखो ड्यूरेशन अगर हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया था 2023 में, वो देखो इसी से है, सेकेंड लाइन से है, ध्यान से देखना इसको।
ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लीव किस किस केस में चेंज हो जा रही है। 2017 में इसके अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट से पहले अगर देखो तो सिर्फ 12 वीक की छुट्टियां मिलती थी। 12 वीक यानी कि 3 महीने की छुट्टी मिलती थी पहले, 6 वीक पहले, ठीक है, ड्यू डेट के पहले, और 6 महीने जो है डिलीवरी के बाद, ऐसी मिलती थी पहले 2017 के पहले। 2017 के बाद 26 वीक कर दी गई इसको। देखो कितना बढ़िया बदलाव किया गया, 26 वीक यानी कि डबल से भी ज़्यादा। 8 वीक्स डिलीवरी के पहले, यानी कि डिलीवरी के पहले 2 महीने पहले आप एलिजिबल हो जाते हो आप मैटरनिटी लीव लेने के लिए, ठीक है, 2 महीने पहले। एंड 18 वीक तक उसके बाद उसके बाद आप इसको ले सकते हो। दूसरा, विमेन विथ 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। अगर मान लो कि किसी विमेन के 2 ऑलरेडी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आपको पता है हमारी सरकार जो है हमारे 2 को प्रमोट कर रही है, तो 2 बच्चे अगर आपके ऑलरेडी हैं, उसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी आती है तो आपको सिर्फ 12 वीक की छुट्टियां मिलेगी। यानी कि सिर्फ आपको जो पहले था हमारा 2017 के पहले वाले जो हमारे अमेंडमेंट से पहले थी 3 महीने की छुट्टी, बस उतनी ही आपको मिलेगी। अभी देखो यहाँ पे 6 महीने कर दी गई, 26 वीक, लेकिन इसमें वापस से आपको 3 महीने हो जाएगी, ठीक है, 6 वीक्स पहले और 6 वीक्स बाद। और अगर आपने मान लो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, किसी महिला ने अगर अडॉप्ट किया है, तो उस केस में भी उसको सिमिलर 12 वीक की छुट्टियां मिलेगी। उसको किस दिन से मिलेगी, तो जिस दिन से उसकी अडॉप्शन की डेट है उस दिन से। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो है वो अलाउड है मैटरनिटी लीव के बाद, बट ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ तो, और मैं मैटरनिटी बेनिफिट में भी, मतलब सॉरी मैटरनिटी में भी गई हूँ और उसके बाद भी आई हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ठीक है दी जाती है अगर अब ऐसी केसेस हो गई, बट नॉर्मली जो है वो नहीं ही मिलती है, बस छुट्टियाँ ही आपको मिल रही होती हैं। देखो यहाँ पे कैश बेनिफिट जो है वो क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव जब आपकी चल रही होती है तो वीमेन को क्या क्या मिलता है, जो उसके पैसे जो उसको पहले मिल रहे थे। मान लो कि आपकी जो है वो जुलाई से मैटरनिटी है, ठीक है, तो जून तक की आपकी जो सैलरी है, जून में वही सैलरी आपको सिमिलर मिलेगी। आपकी सैलरी में जो है किसी भी तरीके की वो लोग डिडक्शन कुछ भी नहीं काट सकते हैं कि भाई अब आप मैटरनिटी में जा रहे हो तो हमारा आपको इतना काट के देंगे, कुछ नहीं, आपको जो पहले मिल रहा था वही सिमिलर मिलेगा। दूसरा, पूरे पीरियड तक, ठीक है, एंड एवरेज डेली वेजेस आपको सेम वही मिलेंगे जो आपको पहले मिल रहे थे। एंड डेली वेजेस में क्या आएंगे, मींस द एवरेज ऑफ द वेजेस पेड, जो आपके अर्लियर 3 महीने की जो एवरेज है वही आपको पैसे मिलेंगे। अदर बेनिफिट्स और क्या क्या मिलते हैं आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, देखो यहाँ ध्यान से, सेम थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं यार 2023 में, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। थर्ड क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, मैं आपको PYQ भी दिखा दूंगी। ये थर्ड क्वेश्चन है कि मेडिकल बोनस कितना मिलता है, तो 3500 जो है ये हमारा मेडिकल बोनस मिलता है मैटरनिटी के दौरान। ये कब दिया जाता है, इफ़ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड, अगर उस जो है मतलब प्री नटल एंड पोस्ट नटल केयर, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस टाइप ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है, तो फिर जो है उसको 3500 का मेडिकल बोनस मिलता है, ठीक है। दूसरा, लीव फॉर मिसकैरेज, अगर आपकी मिसकैरेज हो जाती है या फिर मेडिकल टर्मिनेशन आप करवाते हो, मिसकैरेज के केस में आपको कितने दिन की छुट्टी मिलती है, 45 डेज़ की छुट्टी मिलती है, 6 वीक की छुट्टी है ये, ठीक है। ये फुल्ली पेड लीव है, इमीडिएटली जब से आपकी मिसकैरेज होती है उसके अगले दिन से ही आपको ये एप्लीकेबल हो जाती है। लीव फॉर इलनेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, अगर मान लो कि प्रेगनेंसी के कारण आपकी अगर तबीयत खराब ऐसी कुछ लग रही है तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ की छुट्टी जो है वो मिलती है इस केस में। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव, आपको कोई भी एम्प्लॉयर जो है आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता है, आपकी जो पोजीशन थी उसको कम नहीं किया जा सकता है, कुछ भी आपकी डिसएडवांटेज अगर आपके साथ कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है उस दौरान, ठीक है, कोई भी बेनिफिट आपका कम नहीं किया जा सकता उस दौरान। अब देखो क्रेच फैसिलिटी के बारे में क्या है कि अगर 2017 में अमेंडमेंट करके इस चीज़ को लाया गया तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्रेच फैसिलिटी क्या पहले थी ऐसे प्रोविज़न 2017 के पहले, तो पहले नहीं थी, ठीक है, इसको 2017 में अमेंडमेंट करके लाई गई है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होती है क्रेच फैसिलिटी, ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लेक्चर स्किप मत करना। तुम आप जितने अच्छे से होते ना, आप जितने 1 घंटे में अगर पढ़ाई करके इस पूरे चैप्टर को समझोगे तो मैं इसको आधे घंटे में करवा रही हूँ, आपसे तो बेहतर तरीके से मैं करवा रही हूँ। तो बस मेरे पूरे लेक्चर को सुनो, PDF ओपन कर रखो, पूरी लेक्चर आपको याद हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करता हो 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय, जहाँ पे कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे मिनिमम 50 लोग काम कर रहे हों वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी वाली प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी। मैटरनिटी बेनिफिट वाले में क्या था, क्या उसमें भी 50 की कंडीशन थी? नहीं, उसमें 10 की कंडीशन थी कि 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट क्रेच फैसिलिटी के लिए 50 होने चाहिए मिनिमम। क्रेच फैसिलिटी क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है, आप अगर मेरी सारी क्लासेस को फॉलो करते हो, देखते हो तो आपको क्रेच फैसिलिटी पता है। नहीं भी पता है तो चलो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस से मैं नहीं बताऊँगी।
क्रेच फैसिलिटी का मतलब होता है जो भी जो है पोस्ट मैटरनिटी जब महिलाएं वापस काम पे आती हैं तो उसके बच्चे तो जो वो छोटे होते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो अल्टीमेटली माँ को ही संभालने, चाहे वो काम पे जाए चाहे नहीं जाए। तो फिर उसके लिए क्रेच फैसिलिटी कंपनी जो है वो अरेंज कराती है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को रख के काम कर सकती है। ठीक है, वहीं पे बच्चे पास ही रहेंगे और आप 4 विज़िट उसमें जो है आपको जो मिनिमम जो है आपको 4 विज़िट अलाउड होते हैं पर डे, कि आप 4 बार विज़िट कर सकते हो अपने बच्चे के साथ वहाँ पे। ठीक है, उसको फीड कराने के लिए। तो इसलिए वो क्रेच फैसिलिटी उसके लिए होती है कि जहाँ पे बच्चे रह सके, ताकि महिलाओं की जो नौकरी है वो ना छूट जाए बच्चे की वजह से। ठीक है, तो क्रेच फैसिलिटी वो होती है। क्या फैसिलिटी होती है? एम्प्लॉय मस्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर 50 लोग हैं तो, एंड 4 विजिट है पर डे। ठीक है, इंक्लूडिंग द इंटरवल फॉर रेस्ट मिला के आपको 4 विजिट आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर का क्या ऑब्लिगेशन है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत? मस्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट, और रूल्स क्या उससे रिलेटेड मैटरनिटी बेनिफिट से रूल है वो उसको दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज में, ताकि सबको समझ में आए कि भाई क्या रूल्स है, क्या लीव्स मिलने वाले हैं, सबको समझ में आए। ठीक है, नहीं तो ट्रेनिंग के दौरान एचआर की ट्रेनिंग चलती रहती है कंपनी में। ठीक है, उस दौरान उसको बताई जाए कि भाई आपकी क्या मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा जो भी मैटरनिटी बेनिफिट अवेल कर रहा है, ये सब कुछ। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं कर सकता, ना तो डिसमिशल ना तो टर्मिनेशन, कुछ भी नहीं कर सकता। एंड उसको टाइमली बेनिफिट सारे मिलते रहने चाहिए उस दौरान। पेनल्टीज हमारी क्या है मैटरनिटी बेनिफिट वाली, ये याद रख लेना याद से। इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने कुछ भी उल्लंघन किया तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 तक की फ़ाइन लग सकती है। और अगर आपने फेलियर टू पे द मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया तो आपको 3 महीने तक की जेल और 500 रुपये तक की फ़ाइन ऐसे हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2017 के अमेंडमेंट से क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कारण क्या क्या चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंस बढ़ गई, उसके उस अमेंडमेंट के कारण ऐसी क्या क्या चीज़ें आई जिससे कि इस एक्ट का सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ गया। एक्सटेंडेड लीव, सबसे पहले 12 वीक की छुट्टियाँ मिलती थी, अब जो है डायरेक्ट डबल से भी ज़्यादा 26 वीक्स की छुट्टी मिलने लग गई। ठीक है, अमंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, इतना किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती जितनी इंडिया में मिल रही है मैटरनिटी बेनिफिट की। दूसरी इंक्लूसिविटी, यानी कि पहले जो है कवरेज को एक्सटेंड किया गया, जो माँ जो है बच्चे अडॉप्ट करती हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, 12 वीक की छुट्टी उनको भी मिलेगी। पहले ये सब कोई भी प्रोविज़न नहीं था, अडॉप्शन के लिए कोई भी छुट्टी नहीं थी। चिल्ड्रेन सपोर्ट के लिए क्या है कि क्रेच फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। वर्क प्लेस इक्वालिटी, यानी कि प्रमोट करता है विमेंस हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, ये सब। एंड लेबर पार्टिसिपेशन एनकरेज करता है हायर फीमेल। ऑब्वियसली अमेंडमेंट में इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई तो फीमेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका बढ़ गया है वर्क में। अब चलो हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? नंबर 1, इक्वल पे देना इक्वल वर्क के लिए, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वीमेन ड्यूरिंग द मैटरनिटी, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना एंड फिक्स करना मिनिमम वेज। क्या है इसके आंसर बताओ? साफ साफ देख के पता चल रहा है। द आंसर इज 1, 2, 3। आंसर इज नंबर बी, दैट इज रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी। आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो नंबर ए से मे बी। नंबर 2, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करता है 5 और मोर, 10 और मोर, 20 और मोर और 50 और मोर। अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको। चलो आंसर करो, मैं आपको 3 सेकेंड्स दे रही हूँ ओनली, जल्दी से बताओ। द आंसर इज 10 और मोर। ठीक है, एंड क्रेच के लिए हमारा क्या था? 50 और मोर। थर्ड हमारा क्या है? अ वीमेन बिकम्स एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट इफ़ सी हैज़ वर्कड फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से याद रखना। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बोला 2023 के PYQ में, सेम क्वेश्चन आप देख लोगे ये APFC वाले में। 60 डेज इन द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स, 90 डेज इन द प्रेसिडिंग 6 मंथ्स, 80 डेज इन द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स एंड 100 डेज इन द प्रेसिडिंग ईयर। ठीक है, तो आंसर इज 80 डेज। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है 2017 का अमेंडमेंट इंक्रीज द मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 18, 12 वीक्स टू 20, 24 एंड 26। आंसर करो जल्दी, 1, 2, 3। तो द आंसर इज 12 वीक टू 26, ऑप्शन नंबर डी। फॉर अ वीमेन विथ 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रेन द मैटरनिटी लीव उसके लिए कितने एप्लीकेबल हैं? 26 वीक्स टू 18, 12 एंड 8। जिसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं उसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी बताओ मुझे? आंसर इज 12 वीक्स, सी। मेडिकल बोनस कितना मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत? 1000, 2500, 3500 और 5000। बताओ कितने मिलेंगे? सब कुछ याद हो जाएगा यार आपको, एक्ट पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद होगा। देखो
within 30 minutes of the class you have completed 2 chapters of the labor law. Imagine. तो आंसर इज सी. ठीक है, जब भी मैं आपको यही बोलूँगी लास्ट 1 महीने बच गए हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको रिवीजन भी करनी हो आप अगेन मेरी क्लासेस को लगा लो, 1.25 कर लो एंड पुट ऑन द ईयरफोन अपने लगा लो, काम करते करते कुछ भी देख रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त अपने क्लासेस को सुन लो, आपकी पूरी क्लासेस रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, तो बस यही था हमारा. अच्छा, और भी क्वेश्चन है. पेड लीव फॉर मिस कैरेज और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज, पेड लीव कितने मिलेंगे जल्दी बताओ. ऑप्शन नंबर ए 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक और 8 वीक. ठीक है, तो 6 वीक की हमारी पेड लीव है, 45 डेज़ की. लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेगनेंसी कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम 15, 1 मंथ, 45 डेज, 3 मंथ्स. ये सब कुछ बताया हुआ है हमारा. अगर आपको प्रेगनेंसी के कारण अगर इलनेस महसूस होती है तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ की छुट्टी और मिल सकती है इस कारण से. ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का क्लास. जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तुरंत, ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और भी हम लोग EPFO के एग्ज़ाम के बाद जो है NABARD के एग्ज़ाम होने वाले हैं, SEBI के एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर चीज़ की जो है आपको तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी. जैसा कि बिल्कुल जो हम लोग करवाते हैं एकदम कम्प्लीटली फ्री में, तो वैसे ही आपको क्लासेस की तैयारी सारी करवाई जाएगी. तब तक हमारे चैनल को फॉलो कर लो. ऑल द PDFs, आपको जो भी PDFs नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन आवर टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर लो. टिल देन, थैंक you everyone for watching this video.